80% चौपट हो चुकी है। जो बारिश थोड़ी खुले तो ऐसा महसूस हो कि फसल में कुछ गुंजाइश है नहीं। किसान भी एक आलसीपन होता जा रहा है। लागत तो खेती में है। किसान अपनी साल भर की लागत को खुले मैदान के नीचे रख के सोता है। जब का शरीर अगर 200 mg से बुखार उतर जाता है तो ठीक है, अगर 500 खाने लगेंगे तो फिर 200 mg काम नहीं करे। पुरखों की जमीन जायदाद पहले से ही हमारे पिताजी के पास पहले से ही रही जमीन, तो बहुत मुश्किल का काम हो गया। एसडीएम साहब को महोदय को ज्ञापन दें, मुआवजे की मांग करें। पराली की जली हुई तो वहां तक पहुंच जाती है दिल्ली तक, लेकिन अब वही खेत पानी में डूबे हुए हैं, नदी में डूबे हुए हैं, अति वर्षा हो रही है तो तब किसी को ध्यान नहीं जा रहा है। नमस्कार, श्रवण की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज कुछ अलग लग रहा होगा हमारा सेटअप। 1 से 2 से 3 लोग बैठे हुए हैं हमारे साथ, और हो सकता है बैकग्राउंड भी आपको थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा हर बार की तरह, क्योंकि हमारे साथ हैं हमारे 2 खास मित्र राहुल जी और रविंद्र जी। राहुल जी का आज जन्मदिन है, तो सबसे पहले तो राहुल जी को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन स्वस्थ बना रहे और आप जो भी काम करें उसमें सफल हों, ऐसी हम कामना करते हैं। ऐसा मंच जहाँ पर हम लाते हैं प्रेरणादायक लोगों की प्रेरणादायक कहानी। पिछले कुछ एपिसोड में आपने सुना भी होगा, ऐसे हम लोगों को लेकर आए हैं जिन्होंने कुछ हटके किया है, कुछ प्रेरणादायक काम किया है। उसी के तहत आज का भी ये पॉडकास्ट है। जन्मदिन है राहुल जी का, वो तो एक अलग विषय है, लेकिन दोनों हमारे मित्र खासतौर से किसान हैं, और किसानों की आवाज़ हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि किसान खेतों में दिन रात मेहनत करता है और उस मेहनत का वो हकदार है, उस सम्मान का वो हकदार है, वो उसे मिलना चाहिए। ऐसा हम उम्मीद के साथ ये आज का पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे, एक तो हमारे रविंद्र जी हैं, ये किसान भी हैं और साथ में दवाई की कीटनाशक इनकी दुकान भी है, और राहुल जी से तो मैंने परिचय करा दिया, ये भी किसान हैं, कोदिया के रहने वाले हैं। रविंद्र जी हमारे गांव के परसौरा के ही रहने वाले हैं। तो इस खास बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं और इनसे कुछ सवाल जवाब हम करेंगे, तो जुड़े रहिए। अच्छा लगे वीडियो तो पूरा देखिए और शेयर भी करिएगा। तो हम जानेंगे सबसे पहले राहुल जी से, बारिश का मौसम चल रहा है, अतिवृष्टि हो रही है। अतिवृष्टि होती है तो भी किसानों को दिक्कत, और कम बारिश होती है तो भी बहुत दिक्कत। तो राहुल जी, हम जानना चाहेंगे कि बारिश इतनी तेज़ हो रही है, खेतों का क्या हाल चाल है, फसल कैसी है? इस बारिश की वजह से जो किसानों की एक आस लगी रहती है फसल के प्रति, वो टूटती जा रही है। पूरी फसल चौपट हो गई है। क्या क्या फसल बोई है वैसे राहुल जी आपने? फसल के तौर पे हमारे यहाँ ज़्यादातर मुख्यतः सोयाबीन बोया जाता है, और अब की बार हमने मक्का भी लगाई है। मक्का के क्या हाल है बारिश में? मक्का फिर भी कुछ ठीक ठाक है अभी। मक्का मतलब बारिश को झेल लेती है थोड़ा बहुत, ऐसा है हाँ, कुछ? मक्का की फसल ठीक है फिर अभी, और सोयाबीन की तो बिल्कुल 80% चौपट हो चुकी है अभी। रविंद्र जी से हम जानना चाहेंगे, कचरे की दवाई तो डल गई होगी कुछ दिनों पहले, अब अगर बारिश ऐसी रही तो आगे इल्ली का क्या प्रभाव रहेगा, आपकी दवाइयों का और खेती पे क्या प्रभाव पड़ेगा बारिश का? जी मार साहब जी, कचड़े की दवाई तो लगभग स्प्रे हो चुका है। बाकी किसानों की अगली जो तैयारी थी, जो मतलब जैसे बारिश कम होती तो फिर को जैसे इल्ली का रिंग कटर चलता है सीजन, तो लेकिन जो बारिश ज़्यादा अति से ज़्यादा मतलब हो चुकी तो उससे फसल थोड़ी नुकसान हो चुका है। तो किसान असमंजस है, तो मतलब नष्ट होने की कगार पे है वो। तो अब वैसा जो 10-5 दिन जो बारिश थोड़ी खुले तो ऐसा महसूस हो कि फसल में कुछ गुंजाइश है नहीं। तो ऐसी तो कोई दवाई नहीं है कि ज़्यादा बारिश के लिए कुछ कर सके? नहीं, वो तो अब जैसे बारिश थोड़ी ज़्यादा होती तो कुछ परसेंटेज में मतलब फंगस लग जाता है जड़ों में। अच्छा। तो हाँ, तो उस चीज़ के लिए ज़्यादा नहीं तो 15-20% अपन उस चीज़ के लिए रोकथाम कर सकते हैं। जैसे पानी ज़्यादा स्टोर हो जाता है तो जड़ें जैसे गल जाती हैं उस चीज़ के लिए, तो उसमें फंगस लग जाता है, रोग लग जाते हैं, कीट वगैरह लग जाते हैं। तो उसके लिए जो अपन फंगीसाइड, कैपिकोनाजोल या एजॉक्सिपन, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो फंगस आते हैं तो उनसे कुछ समय मतलब कुछ रोकथाम के लिए अपन उपयोग कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। लेकिन ज़्यादा बारिश हो जाए तो वो तो दवाइयाँ भी काम नहीं करती। आज के समय में आप दोनों खेती कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा खेती में क्या दिक्कत है? मजदूरों की, लागत की, या मौसम की? तीनों की मार किसान को झेलना पड़ती है। आपके हिसाब से किस में सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है? सबसे ज़्यादा दिक्कत तो मजदूरों की आ रही है। तो क्या है कि यातायात जो संसाधन बढ़ रहे हैं, लेकिन उनको चलाने के लिए भी मजदूर चाहिए। मगर बगैर मजदूर बगैर तो काम खेती में होना ही नहीं है। लेकिन उसका कुछ काम कम कर दिया, बांट दिया, लेकिन मजदूर तो कंपलसरी चाहिए। मशीनरी भले बढ़ती जा रही है, हाँ, लेकिन मजदूरों का काम अभी भी है। जी जी। और आजकल मजदूरी करने के बाद भी मजदूरी करने नहीं चाहते हैं, मतलब ऐसा भी देखा जाता है। हाँ, आजकल थोड़ा माहौल हर गांव में, हर क्षेत्र में ऐसा चलने लगा है। जैसे दो दिन की जो रोजी रोटी के लिए कमा लिया, बस फिर 4 दिन के लिए बैठना चाहता है व्यक्ति। लेकिन
आगे समस्या बहुत आ रहेगी खेती में जो करने की। जो मजदूर ऐसे नहीं काम कर पाएंगे तो खेती करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जैसे किसान भी एक आलसीपन होता जा रहा है। पहले के ज़माने में बहुत किसान ही मेहनत करता था, पूरा मजदूरों पे डिपेंड हो गया है, खुद भी कुछ नहीं कर पा रहा है। मशीनरी पे डिपेंड हो गया है। मशीनरी पे, मजदूरों पे। पहले का किसान हल चलाता था, खेतों में जाता था दिन रात, तो उसका शरीर भी स्वस्थ रहता था और वो फसल को भी, अपनी खेतों को भी देख पाता था। आज का किसान कहने का मतलब ये आलसी हो गया है। खेती करने में लागत भी आजकल बहुत ज़्यादा आने लगी है, तो बहुत लागत आती होगी। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे राहुल जी? लागत तो खेती में है, और जितनी लागत लगाओगे उतना मुनाफा ले सकोगे। और जो लागत में कमी करी तो बिल्कुल मुनाफा तो कुछ भी नहीं है, और गृह से ही लग जाएगा अपना पैसा। तो खेती में हर तरह से दवाई, पेस्टिसाइड, अच्छा खाद, अच्छा बीज और अच्छी गुणवत्ता के बीज लो, और हर जगह से मशीनरी का भी सही उपयोग करो, इससे कुछ मुनाफा हो जाता है खेती में। हालांकि इस मौसम की फसल को कहा जाता है कि अगर पैदावार अच्छी ना हो तो लागत में ही चली जाती है। मतलब लागत इस मौसम में ज़्यादा आती है, और सोयाबीन की फसल अच्छी ना हो तो वो वहीं बराबर हो जाती है। ऐसा है। हाँ। और मौसम तो फिर है ही किसानों के लिए, अतिवृष्टि हो गई तो भी दिक्कत, कम बारिश हुई तो भी दिक्कत, और उस मौसम में भी कहीं फसल में आग लग जाती है, कहीं ओले वृष्टि भी हो जाती है। इस समस्या से भी किसानों को बहुत जूझना पड़ता है। अपनी पूरी साल भर की कमाई को एक किसान ही है जो खुले आसमान के नीचे रख के सो सकता है। ये बात आपने अगर गौर नहीं करी होगी तो जरूर करिएगा। अगर आपसे कहा जाए कि एक नोटों की गड्डी बस आप छत पर रख के सोइए, तो क्या आप सो पाएंगे? नहीं सो पाएंगे। तो सोचिए, किसान अपनी साल भर की लागत को खुले मैदान के नीचे रख के सोता है, जब तक वो फसल उसकी थ्रेसर से निकल नहीं जाती, घर पर नहीं आ जाती, और घर पर आने के बाद भी मंडी में जब तक नहीं बिक जाती उसका पैसा नहीं आ जाता, क्योंकि घर पर भी कभी कभी खुले में पड़ी रहती है। तो ऐसे मौसम में दिक्कत आ जाती है, उसकी व्यवस्था भी किसानों को बहुत करना पड़ती है, तो बहुत समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो इस बार की फसल कैसी रही राहुल जी? इससे पहले की आपकी चना मसूर की फसल कैसी थी? गेहूं की फसल? चना मसूर की फसल फिर मौसम के माफिक ठीक रही, और गेहूं भी अब की अच्छा रहा, लेकिन उसका जो भाव था मंडियों में वो कम रहा। और किस चीज़ का कम रहा? गेहूं का? गेहूं का भी कम था उस समय, और सोसाइटियों में चना और मसूर बेच दी। अब मार्केट में देख रहे हैं तो अब रेट ऊपर जाने लगा, 9 साढ़े 9 हज़ार तक मसूर। हाँ, जिन लोगों ने पहले बेच दी अब वो कह रहे होंगे। ज़्यादातर लोगों ने सब मसूर उसी समय बेच दी, चना भी बेच दिया, तो वो कंपनियों के हाथों में चला गया। अब जो मुनाफा मिलेगा कंपनियों को मिलेगा, किसानों को मिलेगा। जी। आजकल खाद मिलना भी मुश्किल होता है, दवा, ट्रैक्टर वगैरह सब महंगा होता जा रहा है, इससे भी खेती में बहुत प्रभाव पड़ता है। मतलब खाद बीज का रेट आपके हिसाब से सही है कि पहले से बढ़ गया है? क्योंकि मुझे तो ज़्यादा अभी एक्सपीरियंस नहीं रहता, क्या रेट चल रहा होगा? नहीं, खाद का रेट पिछली अपेक्षा तो बढ़ चुका है, लेकिन जो गेहूं और ज़्यादा उपयोग जो करता है फसलों में, सरकार भी मतलब उस चीज़ के लिए प्रेरित करती है, मतलब आग्रह करती है तो कम यूज करें, जिससे अपनी फसल भी जो नष्ट हो रही है ज़मीन के लिए भी बहुत हानिकारक है। और तरह तरह की जो बीमारियां भी अपन यूज करते हैं, तो जैसे अनाज हुआ अपन जो बोते हैं तो उसका उपयोग अपन खाने में भी करते हैं, और भंडारण में फिर अपन जो रखते हैं तो उसमें भी कीटनाशक का उपयोग अपन करते हैं। तो सरकार मतलब हर चीज़ से, खाद से लेके यूरिया, नाइट्रोजन जो सारी चीज़ें होती हैं तो उसका उपयोग कम करने का मतलब फिर बहुत प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कुछ किसान जागरूक हैं तो वो तो कुछ हद के लिए मतलब प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ज़मीन को जो आदत पड़ गई है जो डालने की, तो उससे जो पैदा में बहुत अंतर आता है। नहीं डालते तो वो चीज़ के लिए बहुत अपने हाल जैसा है। अपना शरीर अगर 200 mg से बुखार उतर जाता है तो ठीक है, अगर 500 खाने लगेंगे तो फिर 200 mg काम नहीं करेगी। तो यही आजकल दवाइयों का हाल हो गया है। रविंद्र जी का कहने का मतलब यही है। तो दवाइयों का हम प्रयोग दिन ब दिन कर रहे हैं, लेकिन पैदावार बढ़ाना है तो दवाइयों का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। एक बात जैसे आज सीमित समय के लिए कर लो आप, जो भी जितना पेस्टिसाइड डाल रहे हो, दवा डाल रहे हो, खाद डाल रहे हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये सब हानिकारक रहेंगे ये सब चीज़ें। आने वाले समय में मिट्टी की उपजाऊता खत्म हो जाएगी और हो सकता है पैदावार एकदम से बहुत कम हो जाए। हाँ जी। और कीट पतंगे रोग भी ज़्यादा लग रहे हैं, इसी कारण लग रहे हैं जी। कोई सा नया रोग इस बार ऐसा कुछ है क्या फसल में? कुछ सोयाबीन, मक्का में कुछ नया रोग आया हो? नहीं, मक्का में इल्ली का प्रकोप चल रहा है अभी। तो मक्का में भी इल्ली? हाँ, इल्ली का प्रकोप है। और सोयाबीन में जड़ पे है, फफूंद है जैसे। हाँ, ज़्यादा बारिश के कारण ऐसे रोग आ रहे हैं नए। हाँ, वो जड़ में लग जाते हैं। और अब की मक्का में चूहा का ज़्यादा रोग लगा है। चूहे भी परेशान कर रहे हैं। चूहों ने तो खेत के खेत चौपट कर दी, और हर दिन
दवा रख रहे हैं, जिसने जितने दिन मेहनत कर ली उतनी फसल बचा ली, नहीं तो खेत के खेत साफ कर दिए। तो आप सुन पा रहे होंगे कि किसान को किस किस चीज़ से जूझना पड़ता है। इल्ली और खरपतवार तो अलग चीज़ है, ये नई चीज़ है चूहा, क्योंकि चूहे भी आजकल खेतों में इतने हो जाते हैं कि फसल को चौपट कर देते हैं। यही राहुल जी का कहना है कि किसानों को मतलब पूरे जब तक फसल कट के नहीं आती घर पर तब तक अपनी उससे जूझना पड़ता है। किसान के हृदय बरोबर तो किसी का हृदय नहीं है, मतलब इतनी सहन शक्ति होती है उसमें कंट्रोल करने की, मतलब मैं तो नहीं मानता इस चीज़ के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक कर्मचारी की हम जानते हैं, कर्मचारी हैं, अगर 1 महीने की तनख्वाह 1 तारीख को ना आए, 5 दिन लेट हो जाए, 10 दिन लेट हो जाए तो वो इतना फड़फड़ाने लगता है। तो किसान की क्या हालत होती होगी आप सोच सकते हैं कि अगर उसकी फसल घर ना आए तो उसका क्या हाल होता है। वो तो लागत इतनी सारी लगती है, बचपन से जमा पूंजी करके सब लगाता है किसान, और फिर आखिरी में कुछ भी मौसम का प्रकोप या और भी चीज़ें, कीट पतंगों का, रोगों का, तो ऐसे तो सब हथेली पे रख के चलता है वो सब पूरा किसान का। तो ये है राहुल जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप पढ़े लिखे भी थे लेकिन खेती क्यों चुनी? चाहते तो बिजनेस भी कर सकते थे, पहले से ही आपका मेन रोड पे मकान है। अब वो पुरखों की ज़मीन जायदाद पहले से ही हमारे पिताजी के पास पहले से ही रही है ज़मीन, तो उसको भी कोई देखने वाला है। और आजकल नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई फसलें आ रही हैं, तो युवा भी वापस से नौकरी छोड़ के खेतों में आ रहे हैं, नई नई तरह के प्रयोग कर रहे हैं फसलों के लिए। तो ऐसा नहीं है, खेती भी समझ से करें तो मुनाफे का सौदा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जॉब हम देख पा रहे हैं आजकल, जॉब तो बहुत ना के बराबर है और कंपटीशन इतना हो गया है कि बहुत मुश्किल काम हो गया है। तो जो लोग खेती नहीं कर रहे हैं, अब मैं तो ठीक है जॉब करता हूँ, खेती भी है मेरे घर पे, लेकिन मैं तो ठीक है, लेकिन जो खेती पे ही निर्भर हैं वो जरूर खेती करते रहें, खेती से दूर ना भागें, ऐसा इन लोगों का भी कहना है। और सब लोग कहेंगे भी हमारा कितना ही देश आगे बढ़ जाए फिर भी कृषि प्रधान देश ही कहलाएगा, क्योंकि किसानों से ही हर घर में भोजन बनता है, बगैर किसानी के तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो रविंद्र जी से हम जानना चाहेंगे, आपके बेटे को आप एक किसान के रूप में देखना चाहेंगे या पढ़ा लिखा के कुछ नौकरी कराएंगे, कर्मचारी बनाएंगे? जी राम सेवक जी, अभी तो 10 महीने का हुआ है 10 महीने तो अभी तो जैसे कुछ एक प्लान तो अभी नहीं बनाया। मांग हो सकता है आगे चल के खेती ही इतनी प्रधान हो जाए कि नौकरी उससे पीछे छूट जाए, क्योंकि नौकरियां मिलना बहुत मुश्किल होने वाला है। आप लोगों से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आजकल AI का ज़माना आ गया, और AI से हो सकता है आप लोग इतना वाकिफ ना हो, क्योंकि मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, देखता रहता हूँ और टीचर भी हूँ। AI आगे चल के इतनी नौकरियाँ खाने वाला है कि आप विश्वास नहीं कर सकते रविंद्र जी। AI से आजकल इतना हर काम आसान हो गया, आप देख ही पा रहे हो, कोई सा वीडियो बना लो, कोई सा फोटो बनवा लो, कोई सी टाइपिंग करवा लो, आगे चल के नौकरियों का हो सकता है शिक्षकों की भी नौकरी चली जाए। तो राम सेवक जी, AI में खेती के लिए भी कुछ है क्या? हो सकता है आगे चल के खेती में आप AI इतना तो है कि आप AI से कुछ भी पूछोगे वो आपको जवाब देगा। आप किसी भी चीज़ के बारे में पूछिए, वो आपको सर्च करेगा और हर चीज़ का आपको जवाब देगा। समस्याओं का निदान तो उसके पास है। और बाकी तो आप देख ही पा रहे होंगे, खेती के लिए भी आजकल वो ड्रोन चलने लगे हैं, दवाई छिड़कने के लिए तरह तरह की मशीनें तो आ ही रही हैं। जैसी मशीन आपने देखी नहीं होंगी, ऐसी मशीन बन के आ रही है। मशीनरी अपने यहाँ क्या इतना सक्षम भी हर किसान नहीं है। अपने यहाँ जो किसान है वो छोटे लेवल का ज़्यादा है, जिसके ज़्यादा ज़मीन है वो तो अफोर्ड कर लेता है महंगी चीज़ें, लेकिन जो 15 से 20 बीघा वाला है, मुश्किल से भी किसी के पास ट्रैक्टर या तो वो लोन लेके ही लेता है, खुद का तो वो लेना मुश्किल हो जाता है। वो तो बहुत संघर्ष कर रहे हैं ऐसे किसान, तो हर जगह से संघर्षपूर्ण है उनकी ज़िंदगी, और उनकी ज़मीनें बिकने के कगार पर हैं। हाँ, कहने का मतलब ये है कि 15 से 20 बीघा वाला किसान एक ऐसा किसान है जो सबसे ज़्यादा समस्या से जूझ रहा है, क्योंकि उसके पास जो कुछ भी करता है वो लोन के जरिए ही कर पाता है। KCC बना हुआ है या कुछ है तो लोन के जरिए ही वो अपना काम कर पा रहा है। और खासकर सामान्य वर्ग का किसान तो सरकार की तरफ से भी उसे कुछ नहीं मिल पा रहा, और इधर से वो खेती के काम से भी जा रहा है पूरा, वो तो मजदूरी के उसमें ही जा रहा है, पूरा मजदूर बन करके रह गया है। राम सेवक जी, मैं आपके आवाज़ के माध्यम से मतलब एक किसानों को मैसेज देना चाह रहा हूँ। जैसे अभी अति बारिश या मतलब ये फसल जो नष्ट हो रही है, तो सभी जो किसान है ना, तो एक होके ज्ञापन मतलब देने की कष्ट करें, मतलब सोचते विचार करें। तो आज जैसे SDM साहब को, महोदय को ज्ञापन दें, मुआवजे की मांग करें, तो हाँ फील्ड पे सर्वे हो। मतलब 70% नुकसान है, लेकिन किसान फिर भी नहीं जग रहा है इस चीज़ के लिए, ऐसा मतलब महसूस नहीं कर पा रहा है कि मेरा कितना नुकसान हुआ है।
जो बीमा की राशि जी। भर रहे हैं उसका कुछ फायदा तो लें। हाँ, जो प्रीमियम अब हर साल जो काट रहे हैं और कट रहा है अपना, उसका कोई फायदा ही नहीं उठा पा रहे। इससे तो बीमा मेरा कंपनियां तो बन रही हैं और किसान जी। की फसल चौपट हो रही है, उसका कुछ वो नहीं मिल रहा उनको। जी काफ़ी मैं यही चाह रहा हूँ तो एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दे। तो अभी आज मैंने एक पोस्ट भी देखी सोशल मीडिया पर डला हुआ था, पराली की जली हुई तो वहाँ तक पहुँच जाती है दिल्ली तक, लेकिन अब वही खेत पानी में डूबे हुए हैं, नदी में डूबे हुए हैं, अति वर्षा हो रही है तो तब किसी को ध्यान नहीं जा रहा है। तो बिल्कुल सही कहा रविंद्र जी ने, जो भी किसान हैं वो ज्ञापन अपने स्तर से दे सकते हैं। मैं तो ये ज़्यादा नहीं कहूँगा भाई, आपका काम आप अपने हिसाब से देख लें, क्योंकि किसानों की स्थिति जब ज़्यादा बारिश हो रही है तो बिल्कुल लागत लगा के रखी है, मेहनत करके रखी है, वो फसल अगर डूब जाएगी, अगर पूरी तरह नष्ट हो जाएगी तो मुआवजा उसका मिलना चाहिए, क्योंकि उसका प्रीमियम हम हर साल भरते हैं और वो कंपनियां उसका फ़ायदा उठाती हैं, बीमा कंपनियां। तो अगर उसका फ़ायदा किसानों को मिले तो अच्छी बात है। अच्छा, आप दोनों आजकल के युवा खेती करने वाले हो, युवा हो, तो आजकल के युवाओं से क्या कहोगे, खेती करें कि नहीं करें, वो कि नौकरी की तरफ भी भागते रहें? कुछ लोग ऐसे हैं कि पढ़ने में भी ठीक है, उनको लग रहा है कि हम पढ़ लेंगे, शहर में चले जाते हैं, लेकिन फिर पढ़ाई छोड़ के गाँव में जाते हैं। इससे अच्छा अगर आपको लग रहा है कि हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे तो क्या उनके लिए खेती उचित रहेगी आपके हिसाब से? देखो मान साहब, राम सेवक जी, खेती करना मतलब एक बहुत अच्छी चीज़ है। बस उस चीज़ के लिए बस खेल के रूप में और मतलब बहुत उत्साह के रूप में लेना, हाँ, तो उसको लेने बहुत मज़ा आता है खेती करने में। और पढ़ाई भी करें, पढ़ाई के साथ जुनून के तौर पे उसको खेती को करें, मतलब खेती के लिए भी साहब का कहना, राहुल जी का कहना बहुत अच्छा है। पढ़ाई तो बहुत कंपलसरी हो, खेती भी बहुत, खेती नहीं बची जो मजदूरी कर लिया और अपने घर पे निकाल के आ गए। तो आजकल जो गवर्नमेंट सरकारें योजनाएं जो निकाल रही हैं मशीनरियों के लिए और हाँ समर्थन मूल्य के लिए, बेचने के लिए, बहुत सारी समस्याएं आती, तो इसके लिए पढ़ना भी बहुत आवश्यकता है। तो पढ़े लिखे जो पढ़ेंगे, जो खेती करेंगे आगे के लिए, तो उनको लिए आसान बहुत, मतलब खेती करना बहुत आसान भी रहेगा और दिक्कत भी नहीं रहेगी। उस चीज़ के लिए अपन कौन सा उर्वरक, कौन सी खाद, कौन सी कीटनाशक, मतलब अच्छी कौन सी डाल सकते हैं उस चीज़ के लिए। खेती को एक तरह से मुनाफे का सौदा कर सकते हैं किसान, सोच समझ के। तो आपको, आपकी दवाई की दुकान भी है, तो इसके लिए भी कुछ डिप्लोमा वगैरह आपने किया है इसकी जानकारी के लिए? जी राम सेवक जी, मैंने एक देसी डिप्लोमा जो गवर्नमेंट ने कराया है मुझे। जैसे पुरानी जो दुकानदार थे तो उनके लिए जो स्कीम निकाली गई थी, तो जिनके लिए देसी डिप्लोमा, तो आजकल जो मतलब जो नई दुकानें जो खोल रहे हैं तो उनके लिए तो कंपलसरी बीएससी एग्रीकल्चर से कर दिया है, तो वो लोग उनके माध्यम से उसके द्वारा खोल सकते हैं। और बाकी गवर्नमेंट का अभी भी जो डिप्लोमा चल रहा है अभी 1 साल का, तो बाकी जो उसमें 1 साल के जो डिप्लोमा में सारी जो जानकारी है जो खेती से संबंधित, बाकी सब चीज़ आ जाती है। तो मेरा मानना है कि जानकारी तो दुकान और जो भी दुकान खोल रहा है मेरा भाई, उसके लिए थोड़ी जानकारी तो होना चाहिए। अब जैसे मैंने किसान को भी होना चाहिए वो जानकारी, क्योंकि अगर आप दवाई देते होगे, अगर उसको समझ में नहीं आई तो कैसे हो जाती है, कुछ फसल नष्ट हो जाती है, वो भी आपको पूरा ध्यान रखना पड़ता है। हाँ जी, मैंने किसान को मैंने एक दवाई जो दी थी अभी, अब वो किसान जहाँ से मक्के की दवाई तो ले गया, अब उसको डालना चाहिए मक्के में, लेकिन डाल रहा है सोयाबीन में। अब मैंने अच्छे से समझाया, नंबर भी दिया उस चीज़ के लिए मैंने, मतलब जहाँ तक है मैं किसान को, मतलब मेरा फोकस ये रहता है राम सेवक जी, मतलब सबसे पहले संतुष्ट करना है उसकी। वो है ही मतलब आज मतलब उसका ये उद्देश्य नहीं रहता कि मुझे दवाई मुझे बेचना है, मतलब मेरा नंबर भी देता हूँ उस चीज़ के लिए। कोई समस्या आ जाए खेत पे, कैसा डोज कितना बनाना है और कैसा घोल करना है, उस चीज़ के लिए मेरे संपर्क कर सके उस चीज़ के लिए। तो मुझे तो किसान तो कहे बहुत मतलब आत्मीयता और उससे बहुत लगाव है, उसका नष्ट कुछ भी चीज़ नुकसान जो होती है तो मुझको बहुत दुख होता है। बिल्कुल, देखो किसान, आप खुद भी हो किसान और मैं भी किसानी घर से हूँ, तो हम समझ सकते हैं। और हमारे जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह जी, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, वो भी एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो वो खुद जानते हैं कि किसानों के लिए क्या चाहिए, तो वो समय समय पर किसानों को उपलब्ध कराते रहे। ऐसा हम शिवराज सिंह जी के भी जरिए ये बात पहुंचाना चाहेंगे। तो आज का ये विशेष कार्यक्रम आपने देखा एक पॉडकास्ट की तरह तो नहीं था, क्योंकि आपने देखा होगा ना बैकग्राउंड था और हम 3 लोग थे, चर्चा, एक इसको चर्चा कह सकते हैं, किसानों के साथ चर्चा, जो कि आजकल जैसा मौसम चल रहा है, किसानों का हाल चल रहा है, उस पर हमने विशेष तौर से आज चर्चा की हमारे दोनों किसान भाई मित्रों के साथ, राहुल जी और रविंद्र जी के साथ। चूँकि मैं भी किसानी तो नहीं करता, लेकिन हूँ एक किसान घर से ही, तो किसानों की क्या दुर्दशा है, क्या स्थिति रहती है, कितनी कठिनाइयाँ उनको झेलना पड़ती है, आज के इस पॉडकास्ट में हमने उस सब पर विषय पर प्रकाश डाला। आने वाले समय में और भी कई मुद्दों पर हम इस तरह की चर्चाएं करते रहेंगे, लोगों को बुलाते रहेंगे। तो राहुल जी का आज जन्मदिन है, तो उनको एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आपका जीवन मंगलमय हो और आप किसानी के आयाम बढ़ें, आपका अच्छी पैदावार हो। तो पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और फिर किसी एपिसोड में आपको फिर एक बार और मौका हम जरूर देंगे आने वाले समय में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। राम सेवक जी, जन्मदिन के लिए शुभकामनाओं के लिए बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और आपने जो हमें मंच दिया सिरोंज की आवाज़ के नाम से, तो उसका ही बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अभी तक हम कभी ना मंच पे गए, ना कभी बोला मंच पे, ना माइक पकड़ा हाथ में। तो एक बिल्कुल जो दर्शक हमारा ये देख रहे होंगे, क्योंकि हालांकि मैं भी इतना अच्छा नहीं बोल पाता, लाइव आप लोग देख पा रहे होंगे, लाइव इतना अच्छा नहीं बोल पाता, लेकिन ये लोगों का तो पहला ही मंच है माइक पे, और यहाँ पे बोलना कैमरे के सामने थोड़ा मुश्किल होता है। हो सकता है आपको लगे कि क्या किस तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन एक नॉर्मल मंच के माध्यम से जो हमारी चर्चाएं बैठकर होती हैं वही हमने इस एपिसोड में की है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, दर्शक सब जानते हैं, वो भी सब ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे दर्शक भी देखते रहते हैं हमारे एपिसोड। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, धन्यवाद राम सेवक जी। और रविंद्र जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी भी कीटनाशक की दवाई की भी दुकान चले और आप खेती में भी सफल बने रहें, ऐसी कामना करते हैं। और हमारे शो में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी राम सेवक जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमको इस लायक समझा। वैसे तो मैंने वास्तव में कभी माइक नहीं पकड़ा, ना मैंने किसी स्टेज या कहीं भी स्कूल से, लेकिन बचपन से मेरा दोस्त तो राम सेवक ही रहा है। इससे कुछ सीखने के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। तो आज मुझे कुछ गर्व भी महसूस हो रहा है। ये सिरोंज की जो आवाज़ द्वारा जो लोगों को जागरूक करना, थोड़ी कुछ अच्छा मैसेज करना, कुछ नकारात्मक समाज में जो कुछ बातें हैं उनको पॉजिटिव विचार करके प्रस्तुत करना, तो मुझे बहुत महसूस अच्छा होता है कि मेरा दोस्त राम सेवक कुछ समाज के लिए अच्छा कर रहा है। तो मन बहुत अच्छा प्रसन्न होता है इस चीज़। तो बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी। जैसा कि रविंद्र जी ने बताया, हम बचपन के दोस्त हैं, एक ही गांव के हैं, एक साथ पढ़े हैं, हमने पढ़ाई भी एक साथ की है। तो हालांकि बोलने का तो मुझे भी ज़्यादा कभी मौका नहीं मिला, कभी मैंने कहीं नहीं बोला, लेकिन पिछले कुछ सालों से कविताओं के माध्यम से और फिर अब वीडियोस बनाते रहते हैं, तो थोड़ा हो गए हैं, लेकिन इतना अच्छा मैं भी नहीं बोल पाता। लेकिन कोशिश है आगे इस सिरोंज की आवाज़ के माध्यम से आप लोगों के सामने अच्छे लोगों को लाते रहें, उनकी अच्छी प्रेरणादायक कहानी आप लोगों के सामने लाते रहें। और आपके भी पास कुछ प्रेरणादायक कहानी है, आप भी हमारे मंच पे आना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे संपर्क करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर लिखें और बताएं आप किस क्षेत्र में हमसे पॉडकास्ट करना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आने वाले समय में फिर मिलेंगे किसी नए गेस्ट के साथ, नए पॉडकास्ट के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस ऐसे लोगों से और नए लोगों से हम आपको परिचय कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज इस बातचीत से हमने जाना कि किसान होना सिर्फ एक पैसा नहीं, बल्कि वह तपस्या है जिसमें कोई तय समय नहीं होता, कोई छुट्टी नहीं होती। बस एक उम्मीद होती है कि इस बार फसल ठीक हो जाए, मौसम की मार हो या बाजार की मार, कभी ज़्यादा बारिश, कभी सूखा, कभी ओले तो कभी आग का डर। लेकिन किसान फिर भी हार नहीं मानता, हर बार बीज बोता है इस आस से कि शायद अगली बार हालात बेहतर होंगे। यहाँ एक और मजदूर नहीं मिलते, उधारी बढ़ती जाती है, दवाई खाद के दाम बढ़ते जाते हैं, और जब फसल आती भी है तो उसका दाम तय करने वाला कोई और होता है, किसान नहीं। और सबसे दुख की बात यह है कि जिस देश में पेट भरने वाला अन्नदाता कहलाता है, उसे वही सम्मान नहीं दिया जाता। लेकिन आज हमने महसूस किया कि किसान ना हार मानने वाला है, ना रुकने वाला है। वह अपने बच्चों के लिए, देश के हर घर की रोटी के लिए हर हाल में खड़ा है। मैं यह बात इसलिए और गहराई से महसूस कर सकता हूँ क्योंकि मेरे घर भी खेती होती है। पिताजी के जाने के बाद बड़े भैया ने खेती संभाली है, जिम्मेदारी संभाली है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कितनी मेहनत, कितना संघर्ष, कितना धैर्य लगता है खेत संभालने में। उन्हें देखकर मैं खुद सोच भी नहीं पाता कि खेती ऐसा कठिन काम मैं कर पाऊंगा। इसलिए आज हर उस किसान के लिए मेरे दिल में हृदय सम्मान है। हमारे मित्र राहुल जी और रविंद्र जी जैसे किसान असली प्रेरणा हैं, जिन्होंने खेती को अपनाया, उससे प्रेम किया और पूरी शिद्दत से उसमें जुटे हैं। तो आइए किसान के पसीने को पहचानें, उसके सम्मान को सम्मान दें, स्थान दें, क्योंकि जब खेत बचेगा तभी भारत बचेगा। तो जय किसान, जय भारत। अगर बात अच्छी लगी हो, हमारी आज की पॉडकास्ट अच्छी लगी हो, तो जरूर शेयर करें। और राहुल जी और रविंद्र जी जैसे और भी किसान जो हमारे इस कार्यक्रम में आना चाहते हैं, बिल्कुल उनका सादर आमंत्रण है, अपनी बात हमारे मन से रखना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।